ठीक है, कल वाले में कोई डाउट? मोर्चा शुरू करें आज का? शुरू करेंगे, शुरू कर। क्या करना है फिर? केपलर्स लॉ। तो हमारा चैप्टर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स चल रहा है, तो ध्यान रहे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसमें फोर्स सिर्फ मेनली लेते हैं हम, जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि फोर्स 1/r² पे डिपेंड करती है। ठीक है, फोर्स लॉ कुछ भी हो सकता है, r की कितनी भी पावर हो सकती है, लेकिन हम जो मेनली काउंट कर रहे हैं वो 1/r² को कर रहे हैं। तो हमने जनरल इक्वेशन भी कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी भी तरह की r की पावर से डील जनरल में कर रही है, लेकिन सारा कुछ हम k/r² लेके उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। और हमने उसमें कल जो आर्टिकल किया था उसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन कर दिया था अट्रैक्टिव, ठीक है, और फॉर्मूला निकाल लिया था। अब क्या करने वाला हूँ मैं इस अट्रैक्टिव को हटाने वाला हूँ। तो हम थोड़ा सा एनर्जी के इंसाइट देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया टोटल एनर्जी का वो आया 1/2 म्यू r.² प्लस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। और इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है? L²/2 म्यू r² प्लस u। u का फॉर्मूला क्या था? फॉर्म कैसी सी थी u की? माइनस k/r, है ना, k/r थी, gmm/r से याद रख लो, k/r। तो ये फॉर्म्स हैं हमारे पास, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, एक टोटल एनर्जी के लिए और एक इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के लिए और एक सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये फॉर्म्स तीनों हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें इनसाइट केपलर लॉ पे हम बाद में पहुंचेंगे, पहले एक इनसाइट देख रहे हैं इसका कि ये क्या मतलब है, किस हिसाब का मोशन होगा जब ये k/r फॉर्म। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि अट्रैक्टिव ही हो, ये भी तो हो सकता है कि वो रिपल्सिव फोर्स हो जाए, है ना। कल किया था जो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द एक्स, थोड़ी ज़रूरी है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है इंटरनल सिस्टम में, किस तरह से वो वेरी करता है। तो बड़ा सिंपल सा काम आपने जो देखना है वो ये कि एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 म्यू r.² इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस u'। तो क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या हो सकता है, कम होते 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 मिनिमम कितना जाएगी, 0। और 0 पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जहाँ तक टोटल एनर्जी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल नहीं होती वहाँ तक बॉडी जाएगी और स्पीड उसकी कम या ज़्यादा जो भी होगा होती रहेगी। और उसके बाद आएगा एक टर्निंग पॉइंट, और उस टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा, रेडियल काइनेटिक एनर्जी 0, और उसके बाद वो वापस चली जाएगी। यही होने वाला है। तो वो पास आ रही है आ रही है आ रही है, और फिर एक टर्निंग पॉइंट आ गया, वहाँ कहानी बदल गई, कहानी बदल गई तो वो वापस उसने जाना शुरू कर दिया। ठीक बोल रहा हूँ? इतना ही होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ख़त्म हो गया काम, इतना ही था। अगर ये समझ में आ गया डायग्राम से तो फिर काम ख़त्म। तो एक फॉर्मूला और मैं बता दूं पहले कि E किसके इक्वल होता था, असेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती थी, 1+2E L²/μ² करके कुछ था ना। एग्जैक्ट अगर याद ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, इतना ध्यान रहे कि एनर्जी की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सी शेप आती है। पॉजिटिव के लिए हाइपरबोला, 0 के लिए पैराबोला, नेगेटिव के लिए इलिप्स, और एक पर्टिकुलर वैल्यू -μ²/2L² के लिए सर्कल। क्लियर है? कल हमने कर लिया था। चलो आज इसकी फिजिक्स थोड़ी सी और समझना शुरू करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं एनर्जी को ले लेता हूँ 0, ये वैल्यू है एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक,
और ये वैल्यू जो ये इधर y एक्सिस पे है ये हमने ले लिया u डैश, और ये हो गया सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट मतलब यहाँ से फोर्स लग रही है, सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, रेडियल फोर्स है, ठीक है। तो बनाओ ग्राफ आप L² / 2μr² का। r ये है, इस एक्सिस पे r है, इस एक्सिस पे r है, ठीक। तो अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो मतलब हम पास आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो मतलब हम दूर जा रहे हैं, और एनर्जी वैल्यू की लाइन ये है, जीरो लाइन ये रख ली हमने, ओके। तो L² / 2μr² कैसा होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। L कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, r पे वेरिएशन है, तो r 0 लूंगा तो u कितना होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 पे इनफाइनाइट। तो 0 पे इनफाइनाइट तो हम टच नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल ऊपर वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, इन्फिनिटी के पास पॉइंट ले लिया एक। और r इन्फिनिटी पे u कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और इसका डिक्रीज कैसे होगा, बहुत फास्ट, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये शार्प डिक्रीज है एक तरह से। कर्व समझ में आ गई, सिंपल है। अगर बनाने में दिक्कत हो तो क्या करो, y = 1/x², जैसे छोटे होते बचपन में करते थे, x ले लो 0 1 2 3, और y कितना आ जाएगा, 0 पे तो इन्फिनिटी छोड़ ही दो, 1/1 = 1, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 0.25, और 1/9 का मतलब 0.01, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। 0.1 और 1/9 है ना, 0.1 आएगा, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये तो पता लग रहा है कि कितनी जल्दी वो 0 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, दूसरा कर्व देखो, ऐसा सही मैंने कर्व बना दिया, विच इज ए शार्प डिक्रीज इन 0 को कभी नहीं मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीट करेगा, करवा लो जाओ, तो हम बोलेंगे कभी नहीं करता, तो कभी टच नहीं करवाना, ठीक है। अच्छा, अगली टर्म देखो, नेगेटिव है और डिक्रीज अब इतना ज़्यादा नहीं है ना। अगर r 1 है तो y डैश कितना होगा, अब 0 पे इन्फिनिटी, 1 पे 1, लेकिन 2 पे 1/2 यानी कि 0.50 आएगा, 3 पे 0.33 आएगा, वो जितने में 0.1 पे पहुंच गया था ये अभी 0.33 पे ही पहुंचा है, तो डिक्रीज अब कम होगा, क्योंकि r पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर पे नहीं है। तो अब ऐसे ही इसका भी ग्राफ बना लो, लेकिन डिक्रीज इतना ज़्यादा मत दिखा देना, ठीक है। तो अगर ये 0 के करीब आ गया, r = 10 पे, तो वो 0 के करीब आएगा r = 20 30 पे जाके कहीं पे। तो मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर रखा है दिखाने के लिए। सही मायने में क्या है, इसमें डिक्रीज ग्रेजुअल है और इसमें डिक्रीज शार्प है। शार्प मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज है और इसमें थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज है। क्लियर हो गया। इन दोनों को मिला के बनेगी कर्व u डैश की, ठीक है, इन दोनों को मिला के बनेगी कर्व u डैश की, ओके। तो अब r = इन्फिनिटी पे हम कोई पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट रखते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट रखते हैं, तो बताओ वो बहुत दूर u1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या u2 की? ज़्यादा किसकी होगी? u2। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, वैल्यू किसकी बड़ी होगी? u2, है ना, क्योंकि ये तो 0 के बहुत पास बहुत जल्दी पहुंच गया, उसे टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस देखोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये मान लो 10 है तो ये तो 20 होएगी, तो 10 - 20 मतलब माइनस में आएगा। तो इफेक्टिव एनर्जी जो होएगी, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी विच इज सम ऑफ दीज टू, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे आप करोगे ये एक नेगेटिव की तरफ जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन एक लेवल के बाद वो पॉजिटिव वाला डोमिनेट करने लग जाएगा और फिर ये बढ़ना शुरू कर देगी, ऐसा सा कर्व आएगा, ठीक है।
इन दोनों का कर्व कि बहुत थोड़े टाइम के लिए आर स्क्वायर वाली टर्म, ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी और बाकी सब टाइम के लिए नेगेटिव वाली टर्म डोमिनेट करेगी, तो वो नेगेटिव इस तरह से शेप बनाएगा। क्लियर है? चलो, तो अब हमें इसका रिजल्टेंट देखना है। एक पॉजिटिव एग्जांपल देना कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ। तो अब इसका एग्जांपल लेना है हमने कि सबसे पहले सपोज कर लो कि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, एनर्जी, टोटल एनर्जी पार्टिकल की पॉजिटिव है। ठीक है, एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? फोर्स अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्सिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे एनर्जी मान लो, यहाँ पे कहीं पे एनर्जी मान लो, कितनी एनर्जी हो गई? E1 हो गई, और वेयर E1 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और E हमने माना था ना 0, तो E1 इज ग्रेटर देन E, 0 वाली लाइन ये थी एनर्जी की। ओके, तो अब बताओ कि वहां से जैसे जैसे पार्टिकल आएगा, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव है ना, फोर्स क्या कर रही है? धक्का मार रही है, मत्ता कह रहा है जा 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 जा, पर ये आ रहा है, इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। मतलब ऐसे है कि जैसे मैंने यहाँ से कोई धक्का मार रहा है, फिर भी मैंने उसके खिलाफ जोर से देके मारा किसी को, तो चाहे बॉडी ग्रेविटेशनल नीचे खींच रही है, पर मैंने जोर से देके ऊपर मारा तो बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते क्या होगी? स्लो होगी, यही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कि एक बार पोटेंशियल एनर्जी आप दे के भेजोगे या जैसे भी होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बदलती रहेगी, और कर करा के एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, जब सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो डिस्टेंस ऐसी आ जाएगी जिस पे ए पॉइंट मान लिया मैंने, जिस पे यू डैश पॉजिटिव होके नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, जैसे जैसे इन्फिनिटी से आ रहा है वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, यू डैश नेगेटिव से पॉजिटिव होके क्या करेगा? E1 के बराबर हो जाएगा। जितनी एनर्जी पॉजिटिव थी टोटल, वो सारी की सारी किस फॉर्म में आ गई? इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर वो ऐसा हो गया इस पॉइंट तक, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। अब 0 से ऊपर वो कुछ कर नहीं सकता, और घटते घटते नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, पीछे से बढ़ भी रहा होगा थोड़ा सा, बढ़ता 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 फिर एक टाइम के बाद घटना शुरू हो जाएगा। जब घटना शुरू हो गया, घटता घटता 0 हो गया, उसके बाद वो और आगे नहीं आ सकता। ठीक है, और आगे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो फिर क्या होगा? फिर वो वापस यू टर्न ले लेगा, यहीं से इसी पॉइंट से एक तरह से वो यू टर्न ले लेगा, वापस चला जाएगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो ये ऐसे है कि आपने किसी बॉल को फेंका और वो सेंटर के पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, बिल्कुल पास आ गए उसने, अब यहाँ इतनी जोर से धक्का पड़ेगा उसे कि फिर चला जाएगा और ये इस तरफ जाके गिरेगा। तो एक तरफ से आया लेकिन वापस चला गया, बस। कौन सी कर्व है? इट्स समथिंग लाइक अ हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, और इसमें आप इसी कर्व को जब ढंग से ऐसे बना देते हो थोड़ा सा, वो पैराबोला हो जाता है। ओके, तो सेम साइड भेज रहे हो या ऑपोजिट साइड भेज रहे हो, जो भी, तो ये तो बात क्लियर होगी कि अगर पॉजिटिव एनर्जी कुछ ना कुछ होएगी और उसके बाद वो रुकेगा, रुक के वो वापस इन्फिनिटी पे निकल लेगा। तो जब भी E ग्रेटर देन 0 होगा, कौन सी शेप बनी? हाइपरबोला, और उसका एक पॉइंट आ गया कि भाई यहाँ तक तो आ सकता है वो, उसके बाद नहीं आ सकता। क्लियर है? यही काम एक बार फिर से कर लो। अब मान लो मैंने दूसरा केस ले लिया जिसमें E2 कितनी है? E2 इक्वल टू E इक्वल टू 0 है। दूसरा केस E2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? वो यहाँ तक आएगा जहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाएगी, वहाँ तक आएगा, उस पॉइंट तक, और उस पॉइंट के बाद वापस। तो ये कर्व होगी पैराबोला इक्वल टू 0 वाली, उसकी शेप उस तरह से आ जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा केस देख लो। तीसरा केस में हम नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये लो, थोड़ा ऊपर का इसको छोड़ दो, तो नेगेटिव एनर्जी लेंगे तो ये E3 है विच इज़ लेस देन 0। अब लेस देन 0 में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है,
लेस देन 0 में इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी उसके बराबर है और यहाँ पे भी उसके बराबर है। तो 2 पॉइंट ऐसे आ गए जब वो उसी के बराबर है जो टोटल एनर्जी है। तो एक पॉइंट हो गया जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा डिस्टेंस हो गया जिसमें वो डिस्टेंस बहुत कम है। ये एक तरह से 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे टर्मिनल जो ये वेलोसिटी है, ये जो रेडियल काइनेटिक एनर्जी है, ये 0 है। तो ये 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? अगर आप किसी भी, ये बाउंडेड मोशन है ना, ये इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है, एक तरह से इन्हीं में बंधा हुआ है। वहाँ पे अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यहाँ तक गया फिर वापस, फिर ऐसे, तो ये इन्हीं में घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है, लेस देन 0 में इलिप्स बन जाता है, इलिप्टिकल पाथ है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये घूम रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो मैक्सिमम डिस्टेंस है। उसके बाद वो और दूर नहीं जा रहा, अभी दूर जा रहा है ना, यहाँ पे देखो कितना पास था, ये एक मिनिमम डिस्टेंस है, ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पे वो कितना पास है। लेकिन इसके बाद वो टर्निंग पॉइंट आ गया, अब वो दूर जाना शुरू कर देता है, दूर जाना शुरू करता है, और दूर और दूर और दूर और दूर। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि बस वो मैक्सिमम दूर चला गया, उसके बाद फिर वो पास आना शुरू कर देता है। तो वो इन्हीं पॉइंट्स में घूमता रहता है। दिस इज बाउंडेड मोशन, बाउंडेड। और जब वो बिल्कुल इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो जाए, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आपकी टोटल एनर्जी है, वहाँ पे वो सर्कल बन जाता है। वो इलिप्स नहीं रहा, आर मिनिमम आर मैक्सिमम सिंगल सारे एक ही पॉइंट पे आ गए, तो वो सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये पाथ है, ये हमने जो कल उस तरीके से पढ़ा था सीधा सीधा, वो यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं। ओवरऑल सारे कहानी का जो मोरल है वो एक बात पे आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और ये डिफरेंस है बिल्कुल टोटल एनर्जी और पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का। तो जहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते टोटल एनर्जी के बराबर हो गई, वो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से उसने अपना मोशन बदल लेना है, और इस तरह से बदलना है कि वापस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम हो जाए। यही कहानी है ओवरऑल, और कुछ नहीं है। ठीक हो गया? तो इसमें आप पॉइंट्स बना दोगे, ए पॉइंट तक अगर वो हाइपरबोला है तो ए पॉइंट तक जाएगा, इतनी डिस्टेंस तक जा सकता है। अगर वो पैराबोला है तो बी डिस्टेंस तक पहुंच सकता है। अगर वो इलिप्टिकल है तो वो सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में है, और अगर वो सर्कल है तो वो ई पॉइंट तक है। तो वो कहाँ तक जा रहा है और कहाँ पे उसका मोशन कन्फाइन हो रहा है, वो सब इस कर्व से पता लग जाता है। देख लो आराम से, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो आर्टिकल को, मतलब खाना नहीं है, समझना ही है, पर फिर भी समझ में आ जाए दिमाग को। हाँ सर, वो इफेक्टिव पोटेंशियल जो है एनर्जी, वो पॉजिटिव में कैसे जाएगी? क्योंकि हम तो वो नेगेटिव में जा रही थी पहले कितनी देर तक। तो नेगेटिव दो टर्म्स का जब भी कॉम्बिनेशन होगा ना, जब भी दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों में से एक टर्म डोमिनेट करती है किसी एक टाइम तक। उसके बाद वो स्विच, कोई ना कोई स्विचिंग पॉइंट जरूर होगा कि यहाँ तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, इसके बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है, किसी भी केस में ले लो आप। तो इसमें मैं अगर सिंपल एग्जांपल लेके उसे बताऊँ, या मैथ्स ले लेते हैं, छोड़ो, तो मैंने एक इक्वेशन बना लेते हैं। लेट्स से मैंने एक इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1/x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू देखो कहाँ पे स्विच होगा, ये वो देखना है हमें। तो अगर x को मैं 1 ले लूँ, 1, तो 1/1 दोनों का इफेक्ट कितना है? 0, यानी कि 1 स्विचिंग पॉइंट है। 1 के एक तरफ ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी और 1 के दूसरी तरफ ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी। इसका मतलब ये है। अब बताओ किस तरफ? तो x को मैं ले लेता हूँ 1/2, कौन सी टर्म डोमिनेट करेगी? 1/x² या 1/x²? तो कौन डोमिनेट कर रहा है? 1/x² डोमिनेट कर रहा है। और अगर मैं x को 2 ले लूँ तो कौन डोमिनेट करेगा? ये है 1/4 और ये है
2, तो यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये 25 है, 0.25, ये 0.50 है, तो ये बड़ा है तो ये डोमिनेट कर रहा है। यानी कि एक वैल्यू तक कोई ना कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ तक वो कौन डिसाइड करता है, कौन डोमिनेट करता है, उसके ऊपर एक वैल्यू डोमिनेट करती है और उसके नीचे दूसरी वैल्यू। यहाँ पे वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ आप दोनों को बराबर रख सको, दोनों को बराबर रख दो। L स्क्वेयर बाय 2 म्यू R स्क्वेयर इज इक्वल टू K बाय R। तो R कितना हो जाएगा? R इधर ले जाओ, K इधर ले जाओ, तो R हो जाएगा L स्क्वेयर बाय 2 म्यू K। मतलब इस पॉइंट के इस एक तरफ R स्क्वेयर डोमिनेट करेगा और दूसरी तरफ R डोमिनेट करेगा। तो इसके एक तरफ नेगेटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी तो टोटल आंसर नेगेटिव आता रहेगा, और उसके दूसरी तरफ पॉजिटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी तो टोटल आंसर पॉजिटिव आता रहेगा। तो दोनों को देखना होता है। ठीक हो गया? सिंपल मैथ्स है। आप छोटी छोटी मैथ्स की एक्सरसाइजेज करके ये चीज़ें सीख सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, नंबर भर लिए। यहाँ पे भी क्या किया था? ग्राफ बनाने के लिए नंबर भर लिए। तो जो छोटे होते आपको सिखाया गया है, गिवन लिख लो, टू प्रूव लिख लो, और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो लिख लो, वो मेथड अच्छा है, आप सीख सकते हो उससे। ठीक है, उसमें क्या होता था मैं जनरली बताता हूँ। उसमें हम सबसे पहले ये लेते थे कि हमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये मेथड आप किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा सकते हो। हम ये लगाते हैं जनरली। गिवन हमारे पास है A, B, C, ये गिवन है। फिर हम देखते थे कि चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें? D चाहिए। फिर हम देखते थे कि कोई ऐसा फॉर्मूला जो A, B, C को D से रिलेट कर दे किसी भी तरह से। अगर मिला तो काम खत्म, और नहीं मिला तो इधर उधर से घुमा के करना पड़ेगा। तो फिर हम करते थे कंस्ट्रक्शन। कोई चाची, मम्मी, ताई, मौसी का रिश्तेदार निकाल लो जिसे जानते हो, दोनों जानते हो, जिसे विचोला रख लो कोई। तो A, B, C, D, तो A, B, C से हम E पे पहुंच जाएंगे, और E की रिश्तेदारी D से भी है, उस पे पहुंच जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, यही करते हैं ना हम। ट्रेन की टिकट लेने जाना है, प्लेटफॉर्म पे गए, पैसे दिए, टिकट ले ली। पर अगर लाइन बहुत लंबी हुई तो फिर रिश्तेदारी निकाल ली कि कोई जानकार खड़ा है क्या, यार बेली है कोई, मिल गया तो उसे पकड़ा दिए पैसे के, ले भाई मेरी भी टिकट ले लेना, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। आजकल तो वो कल्चर बंद हो गया, ऑनलाइन में सब मिल जाता है, लेकिन ये बड़ा कॉमन सा कल्चर था। और अगर कोई नहीं मिलता था तो किसी को 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे के टिकट ले लेते थे कि भाई मेरी ट्रेन निकल जाएगी, इससे तो अच्छा कि वैसे ही रिक्वेस्ट कर लो। तो गांधी को तो सब जानते हैं। तो अगर हमारे चाचे मामे ताए में नहीं निकला, कोई यारी दोस्ती में नहीं निकला, तो गांधी को दे दो कि गांधी जी को जानते हो, ये लो, इनके नाम मैं भी जानता हूँ, इसी कॉमन रिश्तेदारी के नाम पे मेरी भी टिकट ले देना, नहीं तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में करप्शन बोलते हैं जी, सारे यही काम करते हैं। पर वो ज़रूरी है कहीं कहीं पे, मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसे। ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आगे खड़ा हुआ उससे कह के रिक्वेस्ट करके भी आप टिकट ले लो। ओके, एनीवेज उसके और बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप इकट्ठे होके भी टीटी को बोल सकते हो कि भाई हम सभी को ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, लेकिन चढ़ना है तो आप अंदर ही टिकट बनवा सकते हो, ऐसी भी ऑप्शन होती है। पर आजकल ऐसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि मोबाइल पे टिकट बैठे बैठे बुक हो जाती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे रिजर्वेशन वाली हो। तो आजकल ये एक्सक्यूज़ चल नहीं सकता, पहले के ज़माने में चल सकता था, हमारे वाले टाइम में। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन लास्ट चीज़ करते हैं इस चैप्टर की, और उसी के साथ हमारे ये चैप्टर का क्या बोलते हैं, शुभ समापन हो जाएगा। शुभारंभ तो होता है, शुभ समापन भी होता है क्या कुछ? अच्छा चलो, हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये भाई साहब जो थे, मैं पहले बता दूं, जिन्होंने प्लैनेट्स के सारे रूल्स दिए, इनकी आई साइट बहुत वीक थी।
ये तो ढंग से स्टार्स को देख भी नहीं सकते थे, और उस टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे जितने आज हो गए। लेकिन फिर भी प्लैनेटरी मोशन के लॉज इन्होंने ही दिए, थैंक्स टू हिज टीचर। तो इनके गुरुजी थे जो टाइको ब्राहे नाम था उनका, और ब्राहे साहब जो थे वो डाटा लेने में बड़ा इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डाटा लिया। डाटा क्या लिया? डाटा लिया कि इस टाइम पे आज इस दिन शुक्रवार रात ये डेट ये टाइम ये इतने बजे ऐसे ऐसे ये जो है ये स्टार या ये प्लैनेट इस जगह पे है, जब बाकी के प्लैनेट्स इस जगह पे हैं। पुराने टाइम में आज भी पढ़े लिखे तो जो इस फील्ड में पढ़े लिखे हैं वैसे नहीं, वो लोग हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा स्टार कहाँ पे है, उसकी क्या लोकेशन है, हम उसके हिसाब से कहाँ पे खड़े हैं पता लग जाता है। ये पहले के लोगों के पास सोर्स ही ये था, तब गूगल मैप्स और वो स्काई मैप और ऐसी ऐसी ऐप्स नहीं चलती थी, तो वो पता लगा लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, हर अलग अलग टाइम पे डाटा लिया कि इस टाइम पे ये स्टार यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, जब अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू मून यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, वो मैपिंग करके डाटा ले लिया और डाटा ही लेते रहे। मतलब आप नोट्स बनाते रहे, पढ़े कभी नहीं आपने। पढ़ के अलग अलग 50 फॉर्मूला से 50 क्वेश्चंस आपने क्या 500 1000 क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन सभी में जो एक फॉर्मूला लग रहा था वो फॉर्मूला नहीं बनाया कभी। हर बार आपने वही काम किया, ठीक है, कि वो नंबर्स ले लिया। ये ऐसे है जैसे मान लो मैंने आपको पहली बार ग्राफ बनाने को बोला और उसमें लिखा एक्स वाई की वैल्यूज जो हैं 1 2 3 पे 1 2 3 है। आपने रीडिंग ली और ग्राफ बना दिया। अगली बार मैंने बोला कि एक्स वाई की वैल्यूज 4 5 6 पे 4 5 6 है, और आपने फिर से रीडिंग ली, डाटा लिया, ग्राफ बना दिया। फिर मैंने बोला 7 8 9 पे 7 8 9 है, फिर ग्राफ बना दिया। फिर 10 11 12, अब आपको ग्राफ, आपने 1000 ग्राफ मैंने बनवाए आपसे और आपने 1000 के 1000 ग्राफ बना दिए, तो मेहनत तो बहुत की। लेकिन अब अगर मैं आपको बनाने को बोलूं, मेरे को 1000 पॉइंट्स देने की ज़रूरत है क्या? बताओ, 1000 पॉइंट देने की ज़रूरत है? अगर मैं सीधा सीधा एक इक्वेशन ही दे दूं y = x, अब हो गया ना। अब आपको 1000 पन्ने भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे कि ये लो, ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई, ये 0 से पास हो रही है, ये लाइन है जी, जो मर्जी पॉइंट ले लो, ठीक है। तो ये काम टाइको ब्राहे साहब ने किया। अब इन पे ये बहुत आसान है y = x लाइन देखनी, लेकिन जो उन्होंने 20 साल का डाटा दिया, जो हज़ारों पन्ने भर के दे दिए, जिसे कंपाइल करने में आगे 20 साल लग गए उससे एक फॉर्मूला बनाने में आगे 20 साल लग गए, मतलब वो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने, ब्राहे साहब ने क्या किया, ये डाटा दिया, और केपलर साहब ने क्या किया, ये फॉर्मूला दिया कि सारे प्लैनेट्स इस इक्वेशन के हिसाब से इस तरह के मोशन में घूमते हैं, जिस मर्जी प्लैनेट को उठा लो। क्लियर है? नहीं मजा आया? ठीक है, बस हो 20 साल लगा दिए उसने डाटा लेने में। तो कैसे माइंड रहता है? हाँ, साइंटिफिक एटीट्यूड है ये। हमें हर चीज़ को ही बहुत साल लगते हैं। इन्वेंशन होने के बाद वो बड़ी आसान सी चीज़ लगती है, इन्वेंशन होने से पहले वो बहुत एक मतलब बहुत बड़ी समस्या होती है पूरी दुनिया के लिए। शायद ये जो इंक की शीशी आप देख रहे हो, ये कितने साल में बनी होगी? इसे बनने में कम से कम 50-100 साल लग गए हमें। इससे बनी है? नहीं बनी। ये तो बहुत दूर है। हमारे लिए सबसे पहली समस्या क्या थी? हमारे लिए सबसे पहली समस्या थी पानी। सबसे पहली ज़रूरत हमारी, पानी के बिना कोई नहीं ज़िंदा रह सकता, ठीक है? पानी के बिना नहीं रह सकता ना ज़िंदा। और हम पहले कहाँ रहते थे? हम रहते थे नदियों के पास, और हम अच्छे शिकारी तो थे नहीं,
हंटर्स तो थे नहीं हम, ना हम अच्छा भाग सकते, ना हम अच्छा मार सकते। अब हमने हथियार वगैरह बना लिए, सब बाद की बात है, पहले की बात कर रहा हूँ। तो सारे इंसान रहते थे नदियों के पास, और वहाँ पे शेर भी वहीं पे आएगा, हाथी भी वहीं आएगा, हिरन भी वहीं आएगा। पानी तो सबको चाहिए, और नेचर है, नेचर पे सबका हक है पूरा। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम शेर से मुकाबला नहीं कर सकते। तो हो सकता है बेचारा पानी पीने आया हो, पर अगले को पार्टी देख के अगले का मन बन जाए और उसे खाना भी खा ले, वो हमारा भरता बन जाएगा उस केस में, है ना। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने दिमाग चलाया और हम नदियों से दूर जाना शुरू किया हमने, कि भाई पीछे हो जाओ थोड़ा सा, कोई फ़ायदा नहीं है, शेर से ज़्यादा उम्मीद मत करो, दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूर जाओ, गुफा बनाओ, उसमें रहो, ताकि ज़िंदा तो रहोगे। पर प्रॉब्लम ये है कि पानी तो सबको चाहिए और लेके आने का साधन नहीं है। तो क्या करोगे, नदी के पास जाओगे, या तो जाओ पी के आओ रिस्क लेके, ठीक है, डंडे डुंडे लेके 10 लोग इकट्ठे होके जाओ, ठीक है। पर घर में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकती हैं जो मतलब उस कंडीशन में नहीं है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी भाग नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे घर के मेंबर्स हो सकते हैं जो पानी पीने नहीं जा सकते वहाँ। फिर क्या करो, ये प्रॉब्लम है। पानी पीने के लिए नहीं जा सकते तो पानी लाने के लिए कुछ हो नहीं है, क्या करें बताओ। आपको क्या लगता है, रातों रात इसका इलाज हो गया होगा? पता नहीं कितने ही मतलब साल लग गए होंगे, डेकेड्स लग गए होंगे, जब आदमी ने ये सोचा कि भाई ऐसे तो उठा के लेके जा नहीं सकता, एक बड़ा सा केले का पत्ता ले लो या कोई भी पत्ता जो बड़ा हो, पत्ते में पानी लेके और वो ले जाओ। उसके पता नहीं कितने साल उन्होंने ऐसे ही चलाया होगा। उसके फिर हो सकता है कई डेकेड्स के बाद किसी ने नोटिस किया हो कि मिट्टी जब गिल्ली होती है ना, गिल्ली होती है, सूख जाती है, गिल्ली होने के बाद वो शेप बदल सकती है और सूखने के बाद शेप नहीं बदलती। तो किसी इंटेलिजेंट बंदे ने 10, 15, 20 साल 30 साल बाद दिमाग लड़ाया होगा कि यार ऐसे करते हैं, मिट्टी को गीला कर लेते हैं और थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं और फिर उसके सुखा देते हैं, तो उसमें पानी आ सकता है। तो मिट्टी वाला ही सही, लेकिन पानी तो मिलेगा घर पे बैठे को। और उसमें कलाकारियाँ करते 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 किसी ने 40-50 साल बाद घड़ा बनाया होगा। घड़े के बाद देखा होगा घड़ा कितना भारी है, भारी उठा के लाना, जान निकल जाती है घड़ा उठा के लेके आने में, अगर थोड़ी दूर से लेके आना हो। तो फिर किसी ने सोचा होगा ये मिट्टी से क्यों करें, कोई हल्की चीज़ मिल जाए। फिर किसी ने प्लास्टिक की बोतल सोची होगी, क्योंकि प्लास्टिक भी तो ऐसे ही काम कर रहा है, प्लास्टिक को यूज़ करते हैं पानी के लिए। उसके बाद किसी ने उसकी वो चूड़ियाँ बनाई होंगी, ऊपर का ढक्कन बनाया होगा। फिर हमने देखा होगा कि स्पेशल मटेरियल लगाओ, पानी ही क्यों, कोई भी लिक्विड, दूध हो चाहे इंक हो चाहे कुछ भी हो, उसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 200 साल लग गए होंगे। अब दिखता है किया है, कुछ नहीं है ना। पर इसके पीछे भी बहुत सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी हुई है, उनका दिमाग लगा हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ में उनके एफर्ट्स होते हैं। जब आप कंटिन्यूसली एक चीज़ के पीछे चलते रहते हो कि हाँ मेरे को ये चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे भी मेरे परिवार को चाहिए। इसीलिए बोलते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब हमें वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हम रास्ते निकालते हैं। जब हमें ज़रूरत नहीं होती, या जब हमें पता है सर रहा है, चलो छोड़ो रहने दो, आलस मारते हैं हम, तो हम रास्ते नहीं निकालते, हम बहाने मारते हैं। बहानों से दुनिया आगे चलती रहती है पर आगे बढ़ती नहीं है, और रास्ते निकालने से दुनिया आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। रास्ते निकालने वाले कोई 100 में से नहीं, शायद 1000 में से एक आदमी होता है। वो एक आप बन सकते हो। इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि जो है वो सीखो। बाहुबली सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, बनना भी है। जब आप प्रॉब्लम को देख के उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दोगे तो आप बड़े बन गए, समझ लो, तब आप अपने आप बड़े बन गए, क्योंकि आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो, ठीक है। यही कहानी है बस। तो ये भाई साहब ने नहीं दिखता था, आईसाइट वीक थी, लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट नहीं किया कि मेरे को यहीं तक दिखता है, वहाँ तक दिखता तो मैं पता नहीं क्या तीर मार लेता। कुछ नहीं मारे जाने थे तीर, तेरे गुरुजी ने मार के देख लिया, 20 साल से जो डाटा इकट्ठा किया, ठीक है।
इन्होंने उस नोटबुक में घुस के डाटा है एनालिसिस करो, एनालिसिस कर करके रिजल्ट निकाला, 3 लॉज निकाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बोलता है सारे के सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। इलिप्टिकल, सर्कल नहीं, हमें पहले लग रहा था सर्कल। और सन जो है वो सेंटर पे नहीं है, क्योंकि इलिप्स का कौन सा सेंटर? इलिप्स का तो फोकस होता है, 2 फोकस होते हैं उसके। ठीक है, तो एक फोकस पे है किसी एक फोकस पे सन है। ठीक है, तो इलिप्स जो होता है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसमें यहाँ पे एक फोकस होता है, और उधर से आप देखोगे तो अगर आप सेंटर से यहाँ से देख लो एक बार, फोकस तो ठीक है, उसमें एक माइनर एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, और मेजर एक्सिस पे इस तरह से 2 फोकस होते हैं। तो सन इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट विच इज ट्रेवर्स्ड बाय ऑल द प्लैनेट्स। ठीक हो गया, तो बस खत्म हो गया, इतना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखो, प्रूफ वगैरह भी कर लेंगे। सेकंड में वो बोलते हैं कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी वर्ड ध्यान रखना, एरियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं देख रहे हम, जिसमें एरिया कवर्ड देख रहे हैं। तो अगर आप सन से यहाँ से देखोगे, सन तो यहाँ है ना, सन फोकस पे है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, इस लाइन को भी मैं हटा दूँ एक बार, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस यहाँ से देख लो चाहे। ठीक है, तो सन अगर यहाँ से देखोगे तो अगर ये इतने एक्स टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो आगे वाले टाइम में भी उतना ही एरिया कवर करेगा। अगर आप यहाँ पे t1 टाइम लिया और यहाँ पे भी t2 टाइम लोगे तो उतना ही एरिया कवर करेगा। और एरिया मतलब कवर्ड, ये ज़्यादा लग रहा है ना, ये कम लग रहा है, तो एक्चुअल में इतना एरिया नहीं करेगा। t1 टाइम में समझ लो इतना ही एरिया कवर करेगा, ये ऊपर वाला नहीं करेगा। एरिया बराबर होगा। ठीक है, यही है उसका आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देख लो कि जब सन से अर्थ पास है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो तेज घुमाएगा ना, तेज घुमाएगा तो अर्थ यहाँ से यहाँ फटाफट आ जाएगी। और जब वो अर्थ से दूर है सन से, तब वो स्लो घुमाएगा क्योंकि फोर्स कम लगेगा, तो अर्थ बेचारे थोड़ा सा ही चलेगी, स्लो चलेगी। तो उतने ही टाइम में जब r कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, जब r ज़्यादा वेलोसिटी कम, लेकिन ओवरऑल एरिया एक फिक्स टाइम में उतना ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। तो इसे हम बोलते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप सेंट्रल फोर्स से हमने पढ़ लिया था, उसमें से देख सकते हो रिमेन्स कांस्टेंट। आगे इसे लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब निकाल लेते हैं, एक मिनट का प्रूफ है। dA देखो, अगर ये रेडियस ये r है और ये dr है, थोड़ा सा चला है ये, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ये वाला नहीं मानना, ये वाला मान लो। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देख लो, अगर ये r है तो ये dr है। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? ट्रायंगल का स्मॉल एरिया होगा हाफ बेस इंटू dr, r इंटू dr, यही होगा ना। और dr को आप लिख सकते हो v इंटू dt, क्योंकि v होता है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ हाफ r इंटू v dt। और अगर मैं मास से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है? r क्रॉस p इज एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। और dt उधर ले जाओ तो dA/dt कितना आया? एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। तो हम एंगुलर मोमेंटम से ही तो सीख रहे थे, r कम वेलोसिटी ज़्यादा, r ज़्यादा वेलोसिटी कम। याद है ना? हाथ खोल के घूमोगे स्लो, बंद करके घूमोगे फास्ट। तो एंगुलर मोमेंटम से ही तो हमने एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट निकाला था।
वही चीज़ है, dA/dt कितना हुआ, L/2m। कितना है, कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। दिस इज योर सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है, अब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का ध्यान रखना। मेजर एक्सिस हम लिखते हैं 2a से, माइनर एक्सिस हम लिखते हैं 2b से। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, कहता है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ कि जितना मेजर एक्सिस की पावर 3 होगा उसी के हिसाब से टाइम पीरियड डिसाइड होगा, है ना। तो देखो मरकरी को सन का चक्कर लगाने में लगते हैं 80 दिन, छोटा सा सर्कल है, और हमें लगते हैं 365 दिन, 365 डेज। और अगर जुपिटर देखोगे तो उसे कई साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा चक्कर लगाएगा वो उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे है। तो अगर आपने इसका भी प्रूफ करना हो तो ऐसे कर लो कि एरिया अपॉन एरियल वेलोसिटी, यही कहेंगे ना कि कितना टाइम क्या होता है। टाइम अगर यहाँ से देखोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी। जब हम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं ले रहे, हम एरिया ले रहे हैं, तो वेलोसिटी भी एरियल लेंगे ना, एरियल वेलोसिटी लेंगे। तो एरिया ऑफ द एलिप्टिकल पाथ डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी इन दैट एलिप्टिकल पाथ। और एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई ए बी, इलिप्स का एरिया पाई ए बी। ए क्या है, सेमी मेजर, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, अपॉन एरियल वेलोसिटी कितनी है, dA/dt। तो ये हो गया पाई ए बी, तो पड़ा रहने दो बेचारे को, अपॉन dA/dt कितना है, L/2m। तो L और ये 2m मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब अगर आप B को देखोगे तो B A से कनेक्टेड होता है, B A से कनेक्टेड होता है। कैसे, B² इज इक्वल टू AL होता है, B² इज इक्वल टू AL, सेमीलेटस रेक्टम। और कल L निकाला था ना, L²/μk। तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हाँ, तो L निकाला तो था, निकाल लो, तो पुट कर दें तो कितना हो गया, B², मुझे लग रहा है B = AL होता है, दिखा ना, एक मिनट, नहीं दिया हुआ, सेंट्रिसिटी से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से करवा दूंगा। अच्छा, ये वर्ड्स पेरीहिलियन एपीहिलियन तो आपको पता होंगे ना, रुको मैं एक और तरीके से करवा देता हूँ। हाँ सही लिखा है, ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक लिखा हुआ है, B² इज इक्वल टू AL, यही होता है। और L हमने कल लिखा था L²/μk, तो ये हो गया AL²/μk, ठीक ही तो है। और यहाँ पे पुट कर दो B को, तो 2πm/L, ये तो कांस्टेंट वाली टर्म मैंने अलग लिख ली, A अलग लिख लिया, और B क्या होगा, √of AL²/μ मतलब m, मास लिखा ना हमने आज, और इसकी पावर हाफ। तो L² का अंडर लोगे, L बाहर आएगा, कट जाएगा, m का अंडर यहाँ पे m अंडर बच जाएगा, k अंडर k लगा लो, a पावर कितनी है 1/2 और बाहर है 1 और 1/2 कितनी हो गई 3/2। तो t इज इक्वल टू 2π√m/k है ना, और a पावर 3/2। हाँ तो ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये लो t² किसके प्रोपोर्शनल आ गया, a³ के, यानी कि प्रूव हो गया ये। तो ये 3 लॉज हैं और अपना अपना पूरा सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। ये बता रहा है पहला लॉ कि वो पाथ कैसा है उनका, दूसरा बता रहा है उस पाथ के दौरान मोशन कैसा है, और तीसरा लॉ बता रहा है कि उस टाइम में टाइम पीरियड कितना लगेगा या मेजर एक्सिस पे कैसे डिपेंडेंट है वो। ओके, दीज आर द 3 प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन। पढ़ लो, काम खत्म, इतना ही था, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, आज के समाचार समाप्त हो गए। अगला चैप्टर अगले दिन पे शुरू करेंगे।
यहाँ तक पढ़ के आना, ठीक और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ एज ए टेस्ट, ठीक है? तो पढ़ के आना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, ओके। ठीक है? कल मिलते हैं।